चंद्रमा पर माइनिंग अगली गोल्ड रश। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना। लेकिन ये अब कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक असली प्लान है। एक ऐसा प्लान जो हमारे सौर मंडल के दरवाजे हमेशा के लिए खोल सकता है। तो चलिए इस विश्लेषण में गहराई से समझते हैं कि ये सब कैसे होगा और सबसे जरूरी क्यों होगा। सदियों से हम इंसानों ने हमेशा सितारों की तरफ देखा है, वहां तक पहुंचने के सपने देखे हैं। पर एक चीज है जो हमेशा हमारे रास्ते में खड़ी रही है, एक बहुत बड़ी रुकावट, और वो है अपने ही घर को छोड़ना। मतलब पृथ्वी की जबरदस्त ग्रेविटी से बाहर निकलना। ये इतना मुश्किल और इतना ज्यादा महंगा है कि यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती रही है। तो आज हम इस पूरी कहानी को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे रॉकेट फ्यूल की जबरदस्त लागत की। फिर देखेंगे कि कैसे पानी चांद का नया सोना बन गया है। इसके बाद हम एक लूनर माइन के पूरे ब्लूप्रिंट पर नजर डालेंगे। फिर यह भी समझेंगे कि इस प्लान और हकीकत के बीच अभी भी क्या फासले हैं। और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर एक बिल्कुल नई सिस लूनर इकोनॉमी को कैसे जन्म दे सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़ी मुश्किल की, जिसे रॉकेट इक्वेशन की तानाशाही भी कहा जाता है। ये सुनने में भारी भरकम लगता है, पर असल में ये अंतरिक्ष यात्रा की सबसे बड़ी और बुनियादी समस्या है। देखिए, ये एक अजीब से चक्र जैसा है। आपको स्पेस में जाने के लिए फ्यूल चाहिए, ठीक है, लेकिन उस फ्यूल को उठाने के लिए आपको और भी ज्यादा फ्यूल चाहिए। नतीजा, एक बड़े से रॉकेट का आप यकीन नहीं करेंगे लगभग 90% वजन सिर्फ और सिर्फ फ्यूल होता है। मतलब जो असली सामान, जो पेलोड हमें भेजना है, उसके लिए तो बस जरा सी जगह बचती है। यही है असली समस्या। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर हमें ये सारा फ्यूल धरती से ले जाने की जरूरत ही ना पड़े। क्या हो अगर हम स्पेस में ही एक गैस स्टेशन बना लें। बस यहीं से चांद की एंट्री होती है कहानी में। एक बहुत पुरानी कहावत है कि रेगिस्तान में सोना किसी काम का नहीं, असली कीमत तो पानी की होती है। और जानते हैं, स्पेस में पानी ही नया सोना है। ऐसा क्यों? क्योंकि पानी सिर्फ पीने के लिए नहीं है, उसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जा सकता है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? सबसे शक्तिशाली रॉकेट फ्यूल। और अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि ये नया सोना, ये पानी चांद के पोल्स पर मौजूद है। वहां कुछ ऐसे क्रेटर्स हैं जहां अरबों सालों से सूरज की रोशनी पहुंची ही नहीं है। सोचिए, परमानेंट अंधेरा। उन्हीं अंधेरे और बर्फीले गड्ढों में -200 डिग्री से भी ज्यादा ठंडे तापमान में ये पानी बर्फ के रूप में जमा है, जैसे कॉस्मिक फ्रीजर में रखा हो। अच्छा, इस पूरे आइडिया के लिए एक फैंसी सा टेक्निकल टर्म है, इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन, या शॉर्ट में ISRU। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, जो जहां मिले उसे वहीं इस्तेमाल करो। मतलब पृथ्वी से हर चीज लाद कर ले जाने के बजाय हम चांद पर मौजूद चीजों का ही इस्तेमाल करेंगे। और ये कॉन्सेप्ट, सच मानिए, स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक पूरा गेम चेंजर है। तो सवाल अब ये उठता है कि हम असल में चांद पर ये गैस स्टेशन बनाएंगे कैसे? प्लान क्या है? चलिए अब उस कमाल की इंजीनियरिंग योजना पर एक नजर डालते हैं जो इस सपने को हकीकत में बदल सकती है। तो इस जमी हुई बर्फ को निकालने के लिए मोटे तौर पर 2 मेन आइडियाज हैं। पहला है एक्टिव तरीका, मतलब सीधा सीधा खुदाई करना। रोबोट्स जाएंगे और बर्फीली मिट्टी को खोद कर निकालेंगे। और दूसरा तरीका है पैसिव, यानी गर्म करके। इसमें सतह को गर्म किया जाएगा, जिससे बर्फ सीधे भाप बन जाए। ये जो पैसिव वाला तरीका है ना, ये बड़ा ही अनोखा है। सोचिए, एक बहुत बड़ा टेंट उस बर्फीली जमीन पर लगा दिया जाएगा। फिर क्रेटर के किनारे से बड़े बड़े शीशों से सूरज की रोशनी को उस टेंट के अंदर फोकस किया जाएगा। इससे अंदर की जमीन गर्म होगी और बर्फ सीधे गैस यानी वाटर वेपर में बदल जाएगी। फिर इस भाप को टेंट के किनारों पर लगे कोल्ड ट्रैप्स में आसानी से जमा कर लिया जाएगा। कितना सिंपल और जीनियस आइडिया है। ठीक है, तो पानी जमा हो गया। अब अगला कदम, उसे फ्यूल बनाना। इसके लिए एक प्रोसेस का इस्तेमाल होता है, जिसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ये प्रोसेस पानी को उसके 2 हिस्सों में तोड़ देता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फिर बस इन्हें ठंडा करके लिक्विड बनाया जाता है और रॉकेट फ्यूल की तरह स्टोर कर लिया जाता है। और हाँ, एक बात और, ये सारा काम कोई इंसान नहीं करने वाला। ये पूरा ऑपरेशन फुली ऑटोमेटिक होगा, जिसे रोबोट्स की एक पूरी फौज चलाएगी। और प्लान ये है कि एक यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जाए। मतलब सारे रोबोट्स का बेसिक ढांचा, उनकी बॉडी एक जैसी होगी। बस काम के हिसाब से उनमें अलग अलग टूल्स लगा दिए जाएंगे। कोई खुदाई करेगा, कोई सामान ढोएगा, कोई मेंटेनेंस करेगा।
इससे खर्चा भी कम होगा और रिपेयरिंग भी आसान हो जाएगी। तो ये प्लान सुनने में तो एकदम परफेक्ट लगता है ना? हमारे पास डिटेल्ड ब्लूप्रिंट्स हैं, सब कुछ सोचा हुआ है। लेकिन जैसा कि हर बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में होता है, प्लान और असलियत के बीच हमेशा एक फासला होता है। तो क्या इसका मतलब है कि हम जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? यहाँ थोड़ा रुक कर सोचना होगा, क्योंकि हमारे पास भले ही कितने ही शानदार प्लान्स क्यों ना हो, एक बहुत बहुत बड़ी चीज़ अभी भी मिसिंग है। और वो मिसिंग चीज़ है डेटा। हमें ठीक से पता ही नहीं है कि वो बर्फ असल में है कैसी। क्या वो बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े हैं या बस धूल पर जमी एक पतली सी परत। हमें चांद की मिट्टी, जिसे रेगोलिथ कहते हैं, उसके बारे में भी ज़्यादा नहीं पता। और सबसे बड़ा सवाल, उस जानलेवा ठंड में, मतलब -230 डिग्री सेल्सियस के तापमान में, हमारी मशीनें, हमारे रोबोट्स काम भी करेंगे या नहीं? तो असली प्रॉब्लम यही है, हमारे पास अभी कोई ग्राउंड ट्रुथ नहीं है, कोई ज़मीनी हकीकत नहीं पता। हमारे जितने भी प्लान्स हैं वो सब कंप्यूटर सिमुलेशन और धरती पर किए गए एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड हैं। जब तक हम सच में वहां पहुंचकर सतह को खोद कर नहीं देख लेते, तब तक ये सब सिर्फ पढ़े लिखे अंदाजे ही हैं। तो इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद हम ये सब कर क्यों रहे हैं? इस पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि इसका जो इनाम है वो बहुत बहुत बड़ा है। ये सिर्फ एक माइनिंग ऑपरेशन नहीं है, ये एक पूरी की पूरी नई इकोनॉमी की नींव रखने जैसा है। अच्छा, तो सवाल है कि इस चांद पर बने फ्यूल को खरीदेगा कौन? इसके 3 बड़े कस्टमर्स हो सकते हैं। एक, जो सैटेलाइट्स पृथ्वी के ऑर्बिट में घूम रहे हैं, उन्हें रिफ्यूल करके उनकी जिंदगी बढ़ाई जा सकती है। 2, भविष्य में चांद के ऑर्बिट में जो स्पेस स्टेशंस बनेंगे, उन्हें फ्यूल चाहिए होगा। और 3, खुद चांद की सतह पर जो मिशन होंगे, वो आत्मनिर्भर हो जाएंगे। लेकिन इसका जो लॉन्ग टर्म विजन है वो इससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा है। हम बात करें एक सेल्फ सस्टेनिंग यानी आत्मनिर्भर पृथ्वी चांद इकोनॉमी की। इससे हम सौर मंडल में और भी दूर तक जा पाएंगे, परमानेंट इंसानी बस्तियां बसाने का रास्ता खुलेगा, और शायद एक दिन हमें पृथ्वी को बचाने के लिए भी ज़रूरी रिसोर्सेज वहीं से मिलें। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ एक गैस स्टेशन बनाने की नहीं है, ये उससे कहीं कहीं ज़्यादा बड़ी है। ये इंसानियत के लिए एक बिल्कुल नए चैप्टर की शुरुआत है। एक ऐसा चैप्टर जहां हम सच में एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बन सकते हैं। ये धरती से परे हमारे भविष्य की नींव है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, जब हम सिर्फ एक दुनिया से बंधे नहीं रहेंगे, जब हम पृथ्वी की सीमाओं से आज़ाद हो जाएंगे, तब इंसानियत का भविष्य कैसे लिखा जाएगा? तब हमारी काबिलियत की क्या कोई हद होगी? शायद नहीं। और यही एक सोच इस पूरे मुश्किल और शानदार सफ़र को हर कोशिश के लायक बनाती है।